हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ ब्रेन ब्रिज एंड जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अभी तक आपने ब्रेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमने स्टडी किया। उसके अंदर बच्चे हमने देखा था, हमने वेलोसिटी सेलेक्टर लिया था। तो वहाँ से जो भी आयन जिनकी वेलोसिटी E/B के इक्वल है, जिनकी वैल्यू E/B के इक्वल आ रही थी, सिर्फ वही जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एंटर कर रहे थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो है बच्चे वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, यानी फोकस कर दिया था। पर ब्रेन ब्रिज जॉर्डन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम क्या करते हैं बच्चे, वेलोसिटी को तो फोकस करते ही करते हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को भी फोकस करेंगे। इस करके इसका नाम पड़ा था डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये किसने डिज़ाइन किया था, केटी ब्रेन ब्रिज एंड E.D. जॉर्डन ने इन 1936 में। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, हमें क्या करना है, वेलोसिटी और आयंस की डायरेक्शन को फोकस करना है। तो उन्होंने उसके लिए क्या यूज़ किया था बच्चे, रेडियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके उन्होंने क्या, जो आयंस थे उनको उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी को फोकस कर दिया था। इस करके इसका जो नाम पड़ा था डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है। तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ था, उन्होंने आयंस को डायरेक्शन भी दे दी थी और उनकी वेलोसिटी को भी फोकस कर दिया था। इस करके इसका जो नाम पड़ा था दैट इज़ डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। अब बच्चे इसके लिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, लो प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए होती है, जो कि हमारा क्या काम करेगी, सोर्सेज ऑफ आयन का काम करेगी। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब का काम क्या था बच्चे, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो यहाँ से बच्चे पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस है उसको S1 S2 से कॉलीमेट किया गया, एक नैरो बीम में कन्वर्ट किया गया। आफ्टर पासिंग थ्रू S1 एंड S2 उसको जो है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एंटर करवाया। जैसे ही जो आयंस आए उन्होंने क्या किया बच्चे, वो कुछ एंगल से बेंड हुए और उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया जिसका रेडियस मान लो R था। और ये जो है हमने इस सर्कुलर पाथ में हमने क्या अप्लाई की हुई है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हमने अप्लाई किए हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। और जो हमने रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाई थी वो थी 1200 वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो हमने इतनी जो है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करवाई थी। तो जैसे ही आयंस आए उन्होंने सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया R रेडियस का, और उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब बच्चे कोई भी आयंस है, कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, वो कौन सी फोर्स होती है, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से बच्चे इन आयंस के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। तो अब आपको पता है जी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आयंस के ऊपर फोर्स लग रही है वो, तो यानी कि दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा बच्चे, बैलेंस होना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कोई चार्ज Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज QE, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, सॉरी mv²/r। तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो क्या है बच्चे, mv²/r। तो यहाँ से बच्चे दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे देखो QE = mv²/r। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास QE = mv²/r, यानी कि जो भी आयंस आए थे वो बेंड हुए बाय एन एंगल ऑफ π/√2, और आप ये कह सकते हो 120 डिग्री से जो है वो क्या हो गए थे, 127 डिग्री से वो क्या हो गए थे, बेंड हो गए थे। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास QE = mv²/r आ गया। m क्या है, मास ऑफ आयन, Q क्या है, चार्ज है, E और R क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। तो यहाँ से बच्चे अब देखो बच्चे, यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, देखो जो आयंस आ रहे हैं उनकी जो वो S3 में से वही आयंस, यहाँ पे हमने S3 स्लिट लगा रखी है। अब क्या है बच्चे, वही आयन S3 में से पास करेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ mv² की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है। जो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी वाले जो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी वाले आयंस होंगे वही सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस स्लिट S3 में से पास होंगे। ठीक है ना। तो यानी कि जो भी आयंस आ रहे थे यहाँ से उनकी क्या थी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी वैल्यू क्या थी, हाफ mv²। तो यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि वो आयंस जिनकी काइनेटिक एनर्जी इससे डिफरेंट आ रही है वो क्या हो जाएंगे, वापस इस स्लिट से टकरा के वापस डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ कह सकते हो वो बीम में से रिमूव हो जाएंगे। यानी कि S3 में से वो पास ही नहीं करेंगे, सिर्फ पास कौन से करेंगे, जिनकी क्या होगी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी की, जिसकी वैल्यू क्या है, हाफ mv² है। ठीक है, वही क्या करेंगे बच्चे, पास करेंगे। इसका मतलब ये देखो बच्चे, यहाँ से हमने क्या किया, वेलोसिटी जो है उसको फोकस कर लिया, यानी कि वही वेलोसिटी वाले पास करेंगे जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। यानी कि हाफ mv² की वैल्यू कुछ कांस्टेंट जो आ रही है वही जो है पास करेंगे, बाकी आयंस जो है वो पास नहीं करेंगे। तो यहाँ से बच्चे
हमने वेलोसिटी को तो फोकस कर दिया, यानी कि वो आयंस जो हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इससे अलग होगी वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और बीम से निकल जाएंगे। अब आफ्टर लीविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो बच्चे, जैसे ही यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही आयंस छोड़ेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे, ठीक है, वो अबाउट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चे, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा रखी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो भी आयंस आएंगे जब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, द्वारा से बेंड हो जाएगी आयंस क्या होंगे बच्चे, द्वारा से बेंड हो जाएंगे और बेंड होंगे बाय एन एंगल ऑफ π/3, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही आयंस आए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, द्वारा से क्या हो गए, बेंड हो गए। अब आप ये भी बोल सकते हो कि बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो फोर्स जो अब बेंड होने के लिए जो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स कौन सी बची है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, यानी कि QVB मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आप लिखोगे तो क्या आएगी, mv² बाय में r, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब देखो बच्चे, यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो हाफ mv² बाय में r इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, mv इज इक्वल टू QBr। तो यहाँ से बच्चे ये क्या हो जाएगा, p मोमेंटम। तो यहाँ से जो भी हमारे आयंस निकलेंगे उनका क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा बच्चे, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। जो भी आयंस यहाँ से निकलेंगे उनका मोमेंटम, यहाँ से जो आयंस निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, और यहाँ से जो आयंस निकलेंगे उनका क्या होगा बच्चे, मोमेंटम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे क्या रखा है, ये जो आयंस हैं वो भी क्या होंगे, फाइनली उसको इस फोटोग्राफिक प्लेट पे वो आके क्या हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी आयंस जो फोकस होंगे ना, ठीक है, वो हर आयंस क्या करेंगे, हर कंपोनेंट जो है, ईच कंपोनेंट इज फोकस एज अ लाइन ऑफ ट्रेस ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो हर कंपोनेंट जो होगा ना बच्चे, वो हमें क्या देगा, एक लाइन देगा, ठीक है ना, एक लाइन हमें मिलेगी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो हर आयंस जो है बच्चे वो हमें क्या देंगे, एक हमें ट्रेस देंगे, एक लाइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि ये हमें जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास की वैल्यू दे देता है, यानी कि अगर आप बात करोगे 1 लाख में से तो उसका ऑर्डर जो होगा एक्यूरेसी का तो 1 होगा, 1 लाख के अंदर 1 जो है वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो इसकी कुछ और भी हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एक तो मास डिस्प्लेसमेंट स्केल मैंने आपको बताया था कि जो मास ऑफ आयन जो है, अगर आपने ब्रेन ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो मास अगर जो हमारे पास है आयंस का वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, तो रेडियस के, जो भी रेडियस है, जो आयंस जिस रेडियस से बेंड हुए हैं वो। तो यहाँ पे ये देखिए मास डिस्प्लेसमेंट स्केल जो है वो ऑलमोस्ट लीनियर आता है काफ़ी पोर्शन पे प्लेट के, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये हमारे पास जो फोकसिंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो हमने स्पेशल फोकसिंग लगा रखी है, इससे जो हमारे पास मास डिस्प्लेसमेंट स्केल कैसा आ रहा है बच्चे, लीनियर आ रहा है काफ़ी पोर्शन पे। और एक चीज़ और है, इसकी हाई रिजोल्विंग पावर आ रही है। तो एक हाई रिजोल्विंग पावर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ अपरेटस। देखो हम ना रिजोल्विंग पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस अपरेटस से, और उसकी वैल्यू जो है आती है 10,000, यानी कितनी ज़्यादा रिजोल्विंग पावर है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिजोल्विंग पावर होती है उतना ज़्यादा हमारा जो है अपरेटस है वो स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसके अंदर दोनों चीज़ें फोकस हो रही हैं, वेलोसिटी भी, डायरेक्शन भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बच्चे, अगर कोई डाइवर्जेंट आयंस है, मतलब इधर उधर मूव कर रहे हैं, जो सही से मूव नहीं कर रहे हैं, डाइवर्जेंट आयंस है ना, ठीक है ना, उनको फोकस करना बहुत मुश्किल होता है दूसरे स्पेक्ट्रोग्राफ में, पर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द इमेज ऑन द प्लेट आर quite symmetrical which help greatly measurements with accuracy। तो यहाँ पे ये with precision, यहाँ पे ये क्या रखा है, जो इमेज आएगी, जो प्लेट्स के ऊपर इमेज हमें लाइन ऑफ ट्रेस मिल रहे हैं 1 2 3, ये जो लाइन ऑफ ट्रेस है बच्चे ये कैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो हम इजीली जो है इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और हमें बहुत ही प्रिसाइसली हम इन चीज़ों को, इस ट्रेस को, जो हमारे पास आयंस आए हैं उनका जो हमें ट्रेस मिला है उसको हम इजीली जो है मेज़र कर सकते हैं। आपको पता है जो ट्रेस आएगा उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, एम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना था, मास निकालना था। न्यूक्लियर का जो मास निकालना था वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ब्रेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो मास स्केल है ना बच्चे, लाइन जो